तो हम लोग बेटा देखो आज एक नए चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और नए चैप्टर कह लो या कह लो कि फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वेक्टर, सदिश भौतिक राशियाँ। पूरा यदि हम लोग कहा जाए फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो वेक्टर से ही सॉल्व होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एक एक न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके एक एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो बिना वेक्टर जाने हम लोग इन सब के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जानना ही ज़रूरी है। वेक्टर, रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम जो होते हैं बेटा, सापेक्षिक गति के सब प्रॉब्लम कैसे सदिश राशियों के आधार पे ही सॉल्व होते हैं, सदिश बीजगणितीयों के आधार पे सॉल्व होते हैं। तो बेटा आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है वेक्टर। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात जाने कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो ये भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो इनके डेरिवेशन, इनके मैथमेटिक्स और इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बेटा क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली पहले दो पार्ट में तोड़ा गया था। बाद में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी मैथमेटिक्स हम लोगों को डेवलप करनी पड़ी, जाननी पड़ी कि अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा तीन पार्ट में ब्रेक हो गए। तो पहले जो दो पार्ट थे, देखिए पहला जो पार्ट था वो था बेटा अदिश भौतिक राशियाँ, अदिश राशि था, जिनको बोला जाता है बेटा स्केलर। क्या बोला जाता है बेटा? स्केलर। अब ये स्केलर की प्रॉपर्टी ये है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कभी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल कि आप मार्केट में गए, 2 किलोग्राम सब्जी लिए, 1 किलोग्राम और कुछ लिए, पूरा आप पैकेट में डाल दिए, तो कहोगे बेटा पूरा उसका मास कितना है, तो यू विल से 2 + 1 मतलब 3 किलोग्राम है। देखें तो, लेकिन ऐसे ही कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे 1 मीटर लेंथ था, उसमें 1 मीटर और ऐड किए तो कितने हो गए? 2 मीटर लेंथ हो गए। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि ये किधर लग रहे हैं। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको लिखने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण और मात्रक की ज़रूरत होती है, उस ऐसे को बोला जाता है बेटा अदिश भौतिक राशियाँ या स्केलर। फॉर एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में बेटा जैसे मास हो गया, मास द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? लंबाई हो गई, और क्या हो गया बेटा? ऊर्जा हो गई, चाल हो गया, इत्यादि आप कह सकते हैं। इन सब को प्रदर्शित करने के लिए हमको कोई दिशा की, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके परिमाण के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा दूसरा जो भौतिक राशि होती है, जैसे मैं कहूँ कि एक बच्चा है कोई, देखें इस पे एक लोग इधर फोर्स लगा रहे बेटा, F = 10 न्यूटन। अब एक इधर भी 10 न्यूटन लगा के खींच रहा है। चलो इस पे क्या हो रहा है
कि एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर खींच रहा है और दूसरा वाला बेटा इधर खींच रहा है। इस पे जो होगा इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल होगा या परिणामी होगा वो बेटा एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो जहाँ भी ये है वो अपने ही पोजीशन पे स्थिर रहेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जिनका मैथमेटिक्स करने के लिए हमको क्या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। अरे लग तो रहा है बेटा 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, लग तो उस पर 20 रहा है, लेकिन रिजल्टेंट कितना मिल रहा है? रिजल्टेंट तो 0 मिल रहा है ना, उसमें जो इफेक्ट आ रहा है वो तो 0 का आ रहा है। तो आप कहोगे कि जो क्वांटिटी है फोर्स का, बल का, ये डायरेक्शन कंसिडरेशन है। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की, दिशा की और परिमाण दोनों की ज़रूरत पड़ती है बेटा, उनको बोला जाता है सदिश राशियाँ। क्या बोला जाता है बेटा? सदिश राशि बोली जाती है। क्लियर है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है बेटा, बल हो गया, ये बल हो गया, और क्या हो जाएगा बेटा? विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सब के बाद बेटा कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी मिलने लगी जिनका तो डायरेक्शन होता है, जिनके पास डायरेक्शन होता है और ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मतलब उनको जैसे अदिश भौतिक राशि है, जैसे इनका मैथमेटिक्स है, वैसे उन सभी राशियों का भी होता है। तो जब ऐसी क्वांटिटियों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये क्या होती है, डायरेक्शन तो होती है इनके पास, दिशा तो होती है, लेकिन वो ये सदिश राशियों जैसे गणित नहीं लगाती हैं। तो उनको बोला गया बेटा, तीसरा एक और राशि बनाई गई जिनको बोला गया बेटा प्रदिश राशियाँ। प्रदिश राशियाँ, क्या क्लियर है बच्चों? अब प्रदिश राशियाँ, इनको बेटा इंग्लिश में बोला जाता है टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और ये फिक्स डायरेक्शन होता है। आप ऐसे कह लो कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव फिक्स डायरेक्शन, मतलब जिनके डायरेक्शन फिक्स होते हैं, एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जाने पर उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो उनको बेटा टेंसर बोला जाता है। जैसे समय देख लें बेटा, समय जो होता है भूतकाल से वर्तमान में आता है, वर्तमान से भविष्य में जाता है। किसी भी केस में आप भविष्य से वर्तमान में नहीं आ सकते या वर्तमान से भूत में नहीं जा सकते। भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान से मतलब इनके चलने का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है बेटा। तो वो समय क्या हो जाएगा आपका? समय जो हो जाएगा वो बेटा समय हो जाएगा प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। और देखें वैद्युत धारा का नाम सुन रखा है आप लोगों ने। वैद्युत धारा जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, या तो इलेक्ट्रॉनों के गति करने के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन यदि इधर बह रहा है तो धारा इधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन यदि इधर बह रहा है तो धारा इधर, मतलब इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन बेटा इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, चाहे एक निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक निर्देश तंत्र में हो या दूसरे निर्देश तंत्र में, इनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स होगा। तो ऐसे को क्या बोल देंगे बेटा? प्रदिश राशि।
कैसे? वैद्युत धारा को क्या बोलेंगे बेटा? प्रदिश राशि। तो ये सब जितनी भी प्रदिश राशियाँ होती हैं बेटा, ये इनवेरिएंट होती हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया कि बेटा अदिश भौतिक राशि क्या होती है, सदिश भौतिक राशि क्या होती है, प्रदिश भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बेटा नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ अब देखें बच्चों कि हाउ टू रिप्रेजेंट सदिश राशियों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बड़ा आसान सा है, वेक्टर का रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा, उसका परिमाण होगा, और दूसरा उसके साथ क्या होगी? दिशा होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, सपोज कर ले कि एक वेक्टर ए है, एक कोई भौतिक राशि है ए। अब ये वेक्टर है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सिर पर एक हम लोग एरो लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। तो अब ये क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा सदिश ए या वेक्टर ए। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर ए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा? वेक्टर ए। और मान लीजिए इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि एक ट्रेन है। क्या बेटा? ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। किधर है बेटा? पूरब की ओर। अब इसको हम लोग को क्या करना है बेटा? सदिश राशियों की तरफ प्रदर्शित करना है। तो कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले हम लोग एक मैप खींच लें। चलिए मैप खींचते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है ये नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा होती है, और नीचे वाला साउथ होता है, दक्षिण, और ये क्या होता है? पश्चिम होता है, ये आपका पूरब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ही को क्या, ये ट्रेन की रफ्तार जो है ये 30 km पर आवर को रिप्रेजेंट करना है वेक्टोरियली। तो मान लेते हैं वेग v इक्वल टू कितना है? 30 km पर आवर। तो क्या करें बेटा? इसको वेक्टर, सबसे पहले वेग को क्या कर लेंगे बेटा? वेक्टर लिखेंगे। चलो वेक्टर लिख लिया। अब इसको बेटा ये 30 km पर आवर लिख देंगे इन ईस्ट। तो ये आपका क्या हो गया? ये अब वेक्टर की तरह वेक्टर कहा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर बी। या वेग कितना है बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। किधर? इन ईस्ट, पूरब की ओर। तो अब इसको देखें, इसको जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में या जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा वेक्टर का, तो क्या कर देते हैं? इस पूरे मैग्नीट्यूड को एक निश्चित लंबाई में प्रदर्शित कर देते हैं एरो से। एक क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं। उसी तीर से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया बेटा कि लेट 10 किलोमीटर पर आवर की जो लंबाई है बेटा 1 सेंटीमीटर है। मान ले कि 10 किलोमीटर पर आवर की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो अपने के केस में बेटा कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर का कितना लंबाई हो जाएगा भाई? तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर हम लोग वेग इक्वल टू, देखें वेग v है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कितना? ये 3 सेंटीमीटर।
अब देखें ये पूरब की ओर है तो ये पूरा वेक्टर कैसे प्रदर्शित होगा बेटा, एक एरो से। क्या बेटा यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो इसको स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो बेटा, आप NCERT पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं? चलो उसको बता दीजिए इस बारे में। है।